ये कहानी है तकदीर का खेल। बहुत पुरानी बात है। बनारस के पास बसे एक गांव में शशि अपने बेटे रमेश के साथ रहा करती थी। रमेश के पिता का बचपन में निधन हो जाने से उनके घर की हालत बड़ी ही खस्ता थी। शशि ने लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन साफ करके अपने बेटे रमेश को जैसे तैसे बड़ा किया था। अब रमेश युवा हो चला था। उससे अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं जाती थी। माँ, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अब तुम ये काम बंद कर दो। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक काबिल आदमी बन जाए। उसी दिन मैं ये सब छोड़ दूंगी। अच्छा, अब ये सब छोड़, तू जाकर गिरधारी काका के यहाँ से राशन ले आ। आज घर में आटा और नमक भी नहीं है। ठीक है माँ। इतना कहकर रमेश अपने घर से निकल जाता है और गिरधारी काका की दुकान पर पहुंचता है। आ गए फिर से। लाओ बताओ, क्या लेना है? काका, आटा और नमक दे दीजिए। तो पैसे तो निकालो, या फिर से उधार लेने चले आए हो? माँ ने कहा है कि वो जल्दी ही आपका सारा उधार चुका देगी। आज घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है काका। उधार चुका देगी? अरे तेरी माँ ने इन 15 सालों में भी कभी उधार चुकाया है जो अभी चुकाएंगी? चलो निकलो यहाँ से। आज से उधारी खाता बंद। चले आते हैं न जाने कहां कहां से उठकर, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और गिरधारी रमेश को अपनी दुकान से धक्का दे देता है, जिसे देख दुकान पर खड़े अन्य लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश रोता हुआ पास वाले तालाब की तरफ कदम बढ़ा ही रहा होता है कि तभी उससे एक आवाज आती है। क्या हुआ बालक? उधर तालाब की तरफ कहां भागे जा रहे हो? अरे बालक, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बाबा, मैं वो अभागा हूं जिसे ना तो पिता का सुख नसीब हुआ और ना ही मां की सेवा में सक्षम हूं। मैं ऐसा जीवन जीकर क्या करूंगा? इसलिए आज अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूं। ये घोर कृत्य है बालक, और तुम्हें कैसे पता कि तुम बदनसीब हो? अरे तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। बस अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, उस दिन ये पूरे गांव वाले तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ होगा बालक। क्या ये सच है बाबा जी? ये अकाट्य सत्य है बालक। अब तुम निराश नहीं हो और सीधे घर जाओ। घर पर तुम्हारी माँ भोजन की थाली लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। रमेश पूरे रास्ते भर सोचते हुए जाता है। बाबा जी भी ना कैसी बातें करते हैं। मेरे घर में नमक तक नहीं है। मेरी माँ बेचारी कैसे मेरे लिए भोजन बनाएगी? ऐसे सोचते सोचते उसका घर कब आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अरे बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तूने आने में बड़ा ही देर लगा दी। माँ, माँ, वो आटा नहीं मिला। अरे तू आज का मत सोच, हम कल का देखेंगे। पहले ये स्वादिष्ट भोजन खा। रमेश थाली देखकर एकदम से चौंक जाता है। उसे संत की कही हुई बात याद आ जाती है। माँ, लेकिन ये भोजन कहाँ से आया? अरे बेटा, तेरे जाने के बाद हमारी पड़ोसन है ना ममता, वो इतना सारा खाना देकर गई है। आज उनके पोते का जन्मदिन जो है। रमेश फिर अपनी माँ को संत की कही हुई बात को बताता है, जिसे सुनकर माँ बड़ा ही खुश होती है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन रमेश के मन में संत की वो कही हुई बात घूमती रहती है और वो सोचता है कि क्या सच में उनकी कही हुई भविष्यवाणी सत्य होगी। एक दिन वो इसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ बेटा, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं कई दिनों से तुमको देख रही हूँ। माँ,
क्या तुम भी भविष्यवाणी में विश्वास करती हो? हाँ बेटा, मैंने अपने जीवन में भविष्यवाणियों को साक्षात होते हुए देखा है। लेकिन आज तू अचानक से ऐसे क्यों पूछ रहा है? रमेश, क्या हुआ? मुझे बता तो सही। फिर रमेश संत की कही हुई पूरी बात को अपनी माँ को बता देता है। अच्छा, सुनो तो, मैं तुझे आज की एक सत्य घटना बताती हूँ, जिससे तेरा भविष्यवाणी पर विश्वास और भी प्रबल हो जाएगा। तेरी दूर की एक मौसी मनोरमा थी, जिनके कई सालों तक कोई बच्चे नहीं हुए। तभी उन्हें एक संत महात्मा मिले। महाराज, मेरा हाथ देखकर मेरा भविष्य बताइए ना, मेरी कोई संतान नहीं है। तभी उन महात्मा ने उनका भाग्य देखकर कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे जरूर होंगे। वो भी एक नहीं, 2, लेकिन वो दोनों जवान होते ही मर जाएंगे। लेकिन महाराज, ऐसा क्यों? क्योंकि वे आपस में ही एक दूसरे से प्रेम विवाह रचा लेंगे। हाँ, क्या महाराज, आप कुछ भी कहते हो। जाओ, मैं नहीं मानती आपकी भविष्यवाणी, और मैं इस भविष्यवाणी को किसी भी हाल में सिद्ध नहीं होने दूंगी। समय बीतता है। मनोरमा के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बड़े ही सुंदर थे। मनोरमा दोनों बच्चों पर जान वारे देती है, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बच्चे लगभग 6 महीने के हुए थे कि तभी एक दिन मनोरमा को सपने में वही संत महात्मा दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, अपने बच्चों को दूर कर दो, नहीं तो वो एक दूसरे से विवाह रचा लेंगे। फिर मनोरमा ऐसा सपना देखकर भयभीत हो जाती है और अपने पति को पूरी बातें बताती है, जिसे सुनकर उसका पति उसे परेशान नहीं होने के लिए कहता है। लेकिन मनोरमा भविष्यवाणी में विश्वास करती है, इसलिए वो हर रोज वो अपनी बहन मीना को अपने घर बुलाती है। मीना बहन, मैं आज बहुत ही बड़े धर्म संकट में हूँ, तुम मेरी सहायता करो। मेरी इस बेटी को तुम कुछ सालों के लिए अपने पास रख लो। जैसे ही वो बड़ी होगी और ये विवाह का मतलब समझने लगेगी, तो मैं इसे अपने घर में वापस ले आऊंगी, क्योंकि तब मैं इसे बता सकूंगी कि इसे अपने भाई से विवाह नहीं करना चाहिए। मनोरमा की बहन मीना उसको अपने घर ले जाती है। मीना के पहले ही 4 बच्चे थे और उसका पति शराबी और लालची था। वो मौका मिलते ही मनोरमा की बेटी को नगर सेठ जगन्दास के यहाँ बेच देता है, क्योंकि नगर सेठ की कोई संतान नहीं थी। इसके बदले उसे बहुत पैसा भी वो देते हैं। लेकिन मीना ये बात अपनी बहन मनोरमा को कई सालों तक डर के कारण नहीं बताती है। लेकिन अपनी बेटी के बेचे जाने की ये बात जब मनोरमा को पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनोरमा के काफी ढूंढने पर वो सेठ नहीं मिलता और समय के साथ साथ वो ये बात भूल जाती है। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था और मनोरमा का वो बेटा भी अब बड़ा हो चला था। उन्होंने उसका नाम प्यार से किशन रखा था। फिर एक दिन, बेटा किशन, अब तुम बड़े हो चुके हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करो और अपने जीवन में कुछ मकाम हासिल करो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मनोरमा। इसीलिए मैंने अपने बेटे किशन को शहर भेजने का सोचा है। वो वहां से उच्च शिक्षा ग्रहण करके जब गांव वापस आएगा ना, तो पूरे गांव में मेरे बेटे का कोई सानी नहीं होगा। अब मनोरमा अपने पति नरोत्तम के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं। मनोरमा, अब तो हमारा किशन बड़ा हो गया है। अब हमें उसके लिए एक योग्य कन्या का चुनाव करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी उसे पढ़ने दो। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तभी हम उसका विवाह करेंगे। फिर एक दिन, कौन है वहाँ? अरे ये कौन है किशन? माँ, ये माया है। मैंने इससे शादी कर ली है।
मनोरमा ये सुनकर चौंक जाती है। अरे बेटा, तुमको शादी करनी थी तो हमको एक बार बता तो देते। अरे कोई बात नहीं मनोरमा, हमारे बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है, हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। रुको बेटा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश तो कर लूं। अच्छा माया बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारा पिताजी का नाम तो पूछा ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? जी, मुझे पैदा किसने किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नगर सेठ जिगनदास जी ने बड़ा किया है, क्योंकि सेठ जिगनदास की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मुझे किसी से मुझे मुंह मांगे पैसे देकर खरीदा था। माया के मुंह से ये सब बात सुनकर मनोरमा समझ जाती है और माया और किशन को पूरी बातें बताती है। बेटा, तुम दोनों सगे भाई बहन हो। मुझे तुम दोनों के पैदा होने के पहले ही एक संत ने बता दिया था, लेकिन मैंने माया को इसलिए अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था कि मैं कैसे भी करके उन संत की भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकूं। लेकिन तकदीर के आगे कहाँ किसी की चली है। मनोरमा के मुंह से ये सब बात सुनकर वो दोनों अचंभित हो जाते हैं। रात होते ही किशन ये सोचकर शर्म के मारे पागल हुआ जा रहा था कि उसने अपनी ही बहन से ब्याह रचा लिया है। उससे ये भयानक अपराध हुआ है। मैं अब कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूं। मैं ऐसा जीवन जीकर क्या करूंगा? ऐसा सोचकर वो घर से बाहर निकल जाता है और घर के पास बनी बावड़ी में छलांग लगा देता है। अगली सुबह किशन की मृत्यु का समाचार सुनकर माया भी अपने प्राण त्याग देती है। अच्छा माँ, इसका मतलब भविष्यवाणियां गलत नहीं होती हैं, उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि तू एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा और हमारे दुखों को दूर कर सकेगा। समय बीतता है और रमेश और बड़ा समझदार इंसान बन जाता है। फिर एक दिन नगर में ऐलान होता है। सुनो सुनो सुनो, जैसा कि सब नगरवासियों को पता है कि राजा के मुख्य सलाहकार निरंजन दास जी अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, इसलिए राज्य के मुख्य सलाहकर्ता का पद कई दिनों से खाली पड़ा है। कई कोशिशों के बाद भी राजा को एक उचित सलाहकार नहीं मिला है, इसीलिए राजा ने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। क्या प्रतियोगिता है? अरे आप सुनकर क्या करोगे दादा, कि उन्हें एक नौजवान युवक की तलाश है जो राज्य को सही दिशा दिखा सके। अच्छा ठीक है। इस प्रतियोगिता में राजा प्रतियोगी से 3 पहेलियां पूछेगा। जो भी उन पहेलियों का सबसे सटीक जवाब देगा वो ही इस पद का उत्तराधिकारी होगा। रमेश भी वहीं खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी वो उस वृद्ध से पूछता है। दादा, ये किस बारे में बात हो रही है? बेटा रमेश, हमारे राजा के जो सलाहकार थे निरंजन दास जी, वो कुछ महीनों पहले स्वर्गवासी हो गए हैं। निरंजन दास जी एक बेहद ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने तो हमेशा से ही हम गरीबों और असहाय लोगों की मदद की थी। जब तक वो राजमहल में थे, गरीबों ने निरंजन जी के जरिए सदैव अपनी मांग को राजा तक पहुंचाया है। अब पता हम लोगों का क्या ही होगा। अब अगला सलाहकार कौन आएगा, जाने न जाने वो कैसा होगा। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजा को अभी तक अपना उचित सलाहकार नहीं मिला था। हर रोज राजा के पास सैकड़ों लोग जाते और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते, लेकिन हार मानकर वापस आ जाते। फिर एक दिन, माँ, आप कहो तो मैं भी राजा के यहाँ जाकर पहेलियों के उत्तर देने के लिए प्रयत्न करता हूँ। लेकिन बेटा, हर बार पहेलियां बदल कर पूछता है तो
क्या तुम उनका उत्तर दे पाओगे? माँ, बस तू मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। मैं आज ही राजमहल जाकर आता हूँ। रमेश उस दिन राजा के समक्ष उपस्थित होता है। अरे युवक, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसी मदद की जरूरत है क्या? नहीं महाराज, मैं तो यहाँ आपकी पहेलियों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुमको भी ये पता होगा कि जो मेरी इन पहेलियों का जवाब बिल्कुल सटीक देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और राजमहल में मेरे सलाहकार का उचित पद दिया जाएगा। जी महाराज, मैं आपकी सारी शर्तों को जानता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे सकते हो। साथ ही साथ तुम युवा भी हो। अच्छा चलो बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख कौन सा है? महाराज, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख आत्मसंतोष है। जिस इंसान के पास आत्मसंतोष रूपी धन है, फिर उसे दुनिया के किसी भी धन वैभव की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। बालक, तुम तो वास्तव में बड़े समझदार लग रहे हो। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं। किसी इंसान के जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? महाराज, किसी भी इंसान के जीवन का आखिरी लक्ष्य स्वयं की पहचान ही है। हर इंसान को अपने जीवन में आत्मज्ञान के लिए साधना करनी चाहिए। हर इंसान को आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर उसका जन्म क्यों हुआ है। अगर उसने ये जान लिया तो उसने अपने जीवन के आखिरी लक्ष्य को पा लिया। वाह, क्या जवाब दिया है बालक! तुमने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। तुम अभी तक कहां थे? तुम्हारे जवाबों में मुझे आध्यात्मिक अनुभूति के साथ साथ व्यावहारिक कुशलता भी दिखाई देती है, जो कि राजकीय सलाहकार के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब बताओ। अगर तुमने ये बता दिया तो तुम आज से ही हमारे सलाहकार बन जाओगे। तो चलो अब मेरी तीसरी पहेली को ध्यान से सुनना। बालक, ये बताओ कि सच्ची मित्रता क्या है? महाराज, मित्रता का अर्थ हर बार स्थान के हिसाब से बदल जाता है। मैं कुछ समझा नहीं बालक। जैसे एक नवजात शिशु के लिए उसकी मां ही सच्ची मित्र होती है, एक छात्र के लिए उसकी किताबें ही सच्ची मित्र होती हैं, एक योगी के लिए उसकी साधना ही सच्ची मित्र होती है। ठीक उसी तरह एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसकी सच्ची मित्र होती है। जहां पर सच्ची मित्रता होगी, वहीं इंसान अपना 100% दे सकता है। वाह बालक, तुमने हमारा हृदय आनंदित कर दिया। तुम तो वास्तव में ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो। हमें ऐसे ही सलाहकार की जरूरत थी, जो ज्ञानी होने के साथ साथ व्यावहारिक सोच का भी धनी हो। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, इस बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और धन धान्य से परिपूर्ण कर दो। ये बालक बहुत ही प्रतिभाशाली जीव है। रमेश, तुम कल से ही राज्य के सलाहकार का पद ग्रहण करो और हमारे राज दरबार की शोभा को बढ़ाओ। जो आज्ञा महाराज। मेरे लाल, तुम आ गए। हाँ माँ, लो ये स्वर्ण मुद्राएं। आज से हमारा जीवन बदल गया। माँ, उन संत महाराज की भविष्यवाणी सच साबित हुई। हाँ बेटा, मैं कहती थी ना कि भविष्यवाणियाँ सच होती है। और देखो तो तुम्हारी तकदीर का खेल आज तुमको कहां से कहां लेकर आ गया है। माँ, अब कल से तुम्हें कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं अभागा नहीं बल्कि सौभाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे तुझ जैसी माँ मिली। अगले दिन रमेश को राजमहल में राजकीय सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है। पूरे गांव में उसकी वाहवाही होने लगती है। कल तक जो लोग उस पर हंसते थे, वो आज उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।